ग्रीटिंग्स टू ऑल। द फीडियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है भाई। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली केवीएस, एडब्ल्यूएस, डीएसएसबी या एसएससी, तो जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो एग्जाम के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी। नए नए कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों के पास क्लास स्टार्ट होने से पहले कॉपी और पेन हो, ताकि आप साथ साथ उन क्वेश्चंस को अपने कॉपी पे या पेन पे मुझसे पहले कोशिश करें कि सोल्व कर लें। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ आपको वीडियो देखनी है और वो चीज़ देखनी है कि मैं क्वेश्चंस कैसे सोल्व कर रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएंगे, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको वो अपने हाथ से कॉपी पे करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको वो क्लियरिटी हो पाएगी, तभी वो आपके जो दिमाग है ना उसमें अंदर वो चीज़ बैठेगी। अगर आप सिर्फ देखते हैं किसी भी चीज़ को, अगर आप देखते हैं और एग्जाम में जा करके वही क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें अटक जाते हैं और आपको ये लगता है कि भाई मैंने इसको पढ़ा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। आप क्या होता है, वो ईगो वाली बात हो जाती है और उसकी वजह से वो क्वेश्चन भी सही नहीं होता और आपका एग्जाम में टाइम भी बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, जिससे आपका सारा पेपर वो बर्बाद हो जाता है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करके देखना है, बिल्कुल मैनुअली प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ साथ क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस करके उसको कैसे सोल्व करना है कॉपी पेन पेपर पे, वो करके देखना है। ठीक है, तभी आपका जो एग्जाम है वो और जो आपके एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में दिया है अ रिवर फ्लोज नॉर्थ टू साउथ। एक नदी है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ऑन द वे टर्न लेफ्ट, और रास्ते में बाएं ओर मुड़ जाती है। एंड गोज इन ए क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल का मतलब एक पहाड़ी के चारों ओर एक चौथाई वृत्त में जाती है। क्वार्टर सर्कल राउंड ए हिलॉक, एक छोटी सी पहाड़ी है, उसको जो क्वार्टर सर्कल होता है, देखो जो सर्कल होता है वो हमारा कैसे होता है, वो सर्कल हमारा पूरा ऐसे होता है। और क्वार्टर का मतलब एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब 4 में से एक हिस्सा। अगर मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ तो जो एक हिस्सा है वो इतना टर्न करता है। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है एंड देन टर्न्स राइट एट अ राइट एंगल, और वो फिर एक समकोण पर दाएं मुड़ जाती है। इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फाइनली गोइंग। नदी में अंत में किस दिशा में बह रही है, नदी जो अंत में वो किस दिशा में बह रही है वो हमें बताना है। ठीक है भाई, जो नदी है वो लास्ट में कौन सी डायरेक्शन में बह रही है वो हमें बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी एग्जाम्स में आया भी हुआ है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये इसको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक नदी है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। ऑन पेपर हम जो डायरेक्शन से मेंशन करते हैं वो कैसे करते हैं, यहाँ सबसे ऊपर हम ऑन पेपर नॉर्थ शो करते हैं, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नदी है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। जो उत्तर है वो ऊपर है और नीचे की तरफ जो है वो नदी बह रही है, यहाँ इस तरफ इस डायरेक्शन में जो नदी है वो आ रही है। उसके बाद बोलता है वो रास्ते में बाएं मुड़ जाती है। तो बायां क्या होता है, बायां अगर बात करते हैं तो वो लेफ्ट होता है। लेफ्ट को अगर हम इसको मोड़ेंगे तो ये इस तरफ टर्न करेंगे। इसको समझने के लिए हम इसको जो लेफ्ट होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज मोड़ते हैं और जो राइट होता है उसको हम क्लॉकवाइज मोड़ते हैं। जो राइट होता है वो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा कैसे चलती है, वो ऐसे चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज वो विपरीत दिशा होती है घड़ी की, वो ऐसे चलती है। ठीक है, तो अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, साउथ की तरफ आ रहा हूँ, मुझे लेफ्ट टर्न करना है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है, तो मैं इस तरफ टर्न करूंगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि और एक पहाड़ी के चारों ओर एक चौथाई वृत्त में जाती है। एक चौथाई मतलब यहाँ पे कोई एक पहाड़ी आ जाती है जब वो लेफ्ट टर्न करता है, जो नदी है वहाँ पे ऐसे, और यहाँ से एक चौथाई मैंने आपको अभी समझाया। एक चौथाई क्या होता है, एक चौथाई ये वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक चौथाई कितना जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है भाई, ये कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके बाद क्या बोलता है, और फिर वो एक समकोण पर दाएं मुड़ जाती है। तो यहाँ से वो दायां कहाँ पे होगा, दायां का मतलब राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज। तो यहाँ से दायां मुड़ने का मतलब क्या होगा, ये इस तरफ जाएगी। ये कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी, और इस तरफ जाएगी तो ये
यही पूछ रहा है कि अंत में वो किस दिशा में बह रही है। तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये वेस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई ये तो पहाड़ी है, तो ये तो वृत्त बोला है ना। इसने ये नहीं बोला कि जो पहाड़ी है वो वृत्त में है, इसने ये बोला है वृत्त का 1/4 तक जाती है। इसका मतलब जो पहाड़ी है वो यहाँ तक ऐसे घूमती है। इसके बाद इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहाड़ी है वो बिल्कुल वृत्त में है, सर्कल में है, गोल है। तो कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर ये तो सर्कल में था, तो हम इसके बीच में से, पहाड़ी के बीच में से कैसे लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो जो ये इसने क्या दिया, एक वृत्त के 1/4 के बराबर उसने सिर्फ उसको टर्न किया था, और उसके बाद उसने उसको कहाँ राइट में टर्न करा दिया था, तो वो वेस्ट की तरफ जा रही थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें पूछा है हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर देयर इन द फिगर, आकृति में कितने वर्ग हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका है, काफी बच्चों को पता भी होगा। ये क्या करते हैं हम, इसमें कुछ रो होती है और कुछ कॉलम होते हैं। जो ये वाली होती हैं ये होती हैं हमारी रो, और जो ये वाली चीजें होती हैं ऊपर से नीचे आती हैं वो होते हैं हमारे कॉलम। तो इसमें हमें ये देखना है कि रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। अगर मैं कॉलम की बात करता हूँ तो कॉलम 1, 2 और 1 3 है। अगर मैं रो की बात करता हूँ तो ये पहली रो हो जाएगी, उसके बाद ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी रो हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे पता लग गया कि रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 4 रो हैं और 3 कॉलम है, उसके बाद यहाँ प्लस का निशान लगाया जाता है, और इनमें सभी में एक एक माइनस करते हुए आपस में इनको गुना करते हुए चलेंगे। ये 4 है, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 बन जाएगा, और 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 बन जाएंगे, और इनकी आपस में क्या करें, गुना करते चलेंगे। फिर प्लस का निशान होगा। अब फिर वही प्रोसीजर है, 3 में से 1 गया, 2, 1 माइनस करेंगे, और यहाँ पे भी हम 1 माइनस करेंगे। इसके बाद फिर प्लस का निशान है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और 1 में 1 माइनस करेंगे 0 होता है। तो ये वाली चीज़ तो हमारी लास्ट में 0 बन जाती है। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। ये 12 बन जाएगा, प्लस ये 6 बन जाएगा, प्लस ये 2 बन जाएगा। तो ये टोटल मिलकर के हमारा 20 हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो वर्ग होंगे वो टोटल कितने होंगे, 20 वर्ग, यानी कि ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोग्स चैप्टर से, न्याय निगमन से ये चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन बताना है कि ऑप्शन किस ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सबसे अच्छा आसान तरीका होता है। अगर आपको 150 रूल पता है, 150 रूल से अगर आप इस चैप्टर को करते हो तो विदाउट पेन आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, बट आपको अगर ये वाला रूल आता है तो आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए। यहाँ पे स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। अगर स्टेटमेंट है तो आपको पता है सम से शुरू होती है, तो सम से शुरू होती है तो जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हम 50 लिखते हैं, और ऑल के लिए 100 और 50 का यूज किया जाता है। यानी कि पहला एलिमेंट के लिए 100 होगा और सेकंड एलिमेंट के लिए यहाँ पे हम 50 यूज करेंगे। अब जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में भी क्या दे रखा है, सम दिया हुआ है, तो सम के लिए यहाँ पे 50 और 50 यूज किया जाता है। अब जो पहला कंक्लूजन है उसमें क्या दिया हुआ है, डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स दिया हुआ है। अगर डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स हम देखते हैं तो वो कौन से स्टेटमेंट में दिया है, इस स्टेटमेंट में दिया, और ये स्टेटमेंट कौन सी है, पॉजिटिव है। यहाँ पे कंक्लूजन में कौन सी स्टेटमेंट दे रखी है, ये स्टेटमेंट नेगेटिव है। हम एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और कंक्लूजन नेगेटिव है, दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही स्टेटमेंट में दिए हैं, बट यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव होती और कंक्लूजन भी पॉजिटिव होता तो ये हमारा आंसर सही हो जाता, ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाता। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है तो वो सही नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स दे रखे हैं, यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ भी वैल्यू 50 है। डिजिट्स और अल्फाबेट्स सेकंड कंक्लूजन के अंदर मेंशन है। ठीक है, दोनों ही अल्फाबेट्स हैं वो किस में है, सेकंड कंक्लूजन में है। यहाँ पे डिजिट्स की वैल्यू 100 है, यहाँ पे डिजिट्स की वैल्यू 50 है। तो जो स्टेटमेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है कंक्लूजन की वैल्यू से, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद अल्फाबेट की वैल्यू यहाँ पर 50 है और यहाँ पे भी 50 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इससे स्टेटमेंट की वैल्यू से कंक्लूजन की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, बराबर हो सकती है या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो कंक्लूजन है, ये हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 3 पे,
सम अल्फाबेट्स आर नॉट नंबर। यहाँ पे ये नेगेटिव है। सबसे पहली बात देखो, दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रखी हैं। यहाँ पे जो तीसरा कंक्लूजन देखते हैं ये क्या है, नेगेटिव है। अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और कंक्लूजन नेगेटिव में दिया है तो वो हमारा आंसर गलत होता है, तो इसको हम आगे देखेंगे भी नहीं। अब आते हैं नंबर 4 पे। यहाँ पे नंबर दिया है और अल्फ़ाबेट्स दिया है। अगर हम ध्यान से देखते हैं, नंबर पहली स्टेटमेंट में है और अल्फ़ाबेट नीचे वाली स्टेटमेंट में है। अगर हम ऊपर से नीचे आना चाहते हैं तो हमें क्या देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है रिलेशनशिप इनमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और रिलेशनशिप बनने की कंडीशन क्या होती है, जो भी कॉमन चीज़ होती है दोनों स्टेटमेंट के अंदर, उसकी वैल्यू, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है। अब कॉमन एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे डिजिट्स है और यहाँ पे भी डिजिट्स है। ठीक है। अब दोनों ही कॉमन है तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में डिजिट की वैल्यू 50 है और नीचे वाले में डिजिट की वैल्यू 100 है। तो मैंने अभी बताया कि किसी भी एक की वैल्यू 100 होगी तो हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं, इनमें रिलेशनशिप बन जाता है। तो हम अब ऊपर से नीचे जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पे ओल है, ओल के लिए 100 और 50 यूज किया जाता है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जहाँ पे स्टेटमेंट ओल से शुरू होती है, पहले एलिमेंट के लिए 100 लिखते हैं, सेकंड एलिमेंट के लिए 50 लिखते हैं। जहाँ पे सम आता है वहाँ पे दोनों में 50-50 लिखा जाता है। जहाँ सम नोट आता है वहाँ 50 और 100 लिखा जाता है। और जहाँ पे नो आता है वहाँ पे 100 और 100 लिखा जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चेक करनी है, वैल्यू सेटिस्फाई होंगी तो हमारा ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। यहाँ पे नंबर की वैल्यू कितनी है, 100 है, और ऊपर नंबर की वैल्यू कितनी है, 50 है। बट एज पर रूल जो स्टेटमेंट की वैल्यू है वो कंक्लूजन की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। अभी तक जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं तो उसमें जो कंक्लूजन है हमारे, वो सिर्फ सेकंड ठीक होता है। ठीक है। बट हमें क्या देखना है, हमें इधर और का केस भी देखना होता है, इधर और का केस भी देखना होता है। और इधर और के जो केस है उसके अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें 3 कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले एक कंक्लूजन पॉजिटिव होता है और एक कंक्लूजन नेगेटिव होता है। नंबर 2 पे बोथ कंक्लूजन फॉल्स होते हैं। और नंबर 3 बोथ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं, अगर ये 3 कंडीशन बनती हैं तो ये हमारा इधर और का केस बन जाता है। अब जो एलिमेंट्स सेम देख लेते हैं, एलिमेंट सेम देखो, यहाँ पे अल्फाबेट है, यहाँ पे नंबर है, और ऊपर वाला जो गलत है उसमें डिजिट्स और अल्फाबेट्स है, तो ये सेम एलिमेंट तो नहीं हो रहा है, यानी कि 1 और 3 में इधर और का केस नहीं लगेगा। अगर हम 3 और 4 की बात करते हैं तो यहाँ अल्फाबेट्स नंबर है और यहाँ नंबर अल्फाबेट्स है, यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो ये वाली फुलफिल हो रही है। बोथ कंक्लूजन फॉल्स, यानी कि गलत होने चाहिए, फॉलो नहीं करनी चाहिए, तो ये भी हमारा गलत था और ये भी हमारा गलत था। ठीक है। और क्या कंडीशन है, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है और ये वाला कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है, यानी कि ये तीनों के तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो कौन सा केस होता है, वो इधर और का केस माना जाता है, वो इधर और का केस माना जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज एंड इधर कंक्लूजन 3 और 4 फॉलोज। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर है। जिसने 150 रूल्स से पढ़ा हुआ है उसको ये समझ में आ गया होगा, और जिसने शायद नहीं किया है तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन जो इसका है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा। काफ़ी बड़ा वो नहीं है इसमें कि भाई काफ़ी रूल्स याद करने पड़ते हैं, बस थोड़ी सी कई चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। ईजी तरीके से हम जो ये चैप्टर होता है इसको सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई, फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज फाइंड द मिसिंग लेटर क्लस्टर इन द सीरीज। ये एक सीरीज दे रखी है और इसमें ये बताना है कि आगे कौन से जो नंबर है वो आएंगे हमारे अल्फ़ाबेट्स जो है। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जो नंबर है वो लिख लेते हैं। ये हमारा जो एम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 13 नंबर पे होता है। ठीक है।
जो n है 14 पे 16 19, आपको ये वाली चीज़ें याद रखनी है भाई। 10 16 12 21 7 18 8, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये आपको ये याद नहीं है तो आपको रीजनिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है भाई, अब हमें ये देखना है कि यहाँ से क्या इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। देखो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्या है 13 है और यहाँ 14 16 और 19 है। ठीक है, इनमें रिलेशन मुझे नहीं लग रहा कि कोई रिलेशन है, बट मैं अगर यहाँ से इस अगले वाले पे जाता हूँ तो यहाँ से 13 का क्या बन जाता है 10 हो जाता है। यहाँ इसमें कितना माइनस हो रहा है -3 हो रहा है। ठीक है, अगर 10 से अगले वाले के फर्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है 7 हो रहा है, तो यहाँ पे भी -3 हो रहा है। इसके बाद 7 से मैं अगले पे आता हूँ तो 4, यहाँ पे भी -3 हो रहा है। तो अगले पे आएंगे तो यहाँ पे 4 -3 क्या होता है 1 होता है, और ए क्या होता है ए, यानी कि सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा ए आना चाहिए। ऑप्शन पहला और ऑप्शन चौथा क्या है बिल्कुल गलत है। अब आते हैं अगले वाले पे, यहाँ पे क्या है 14 है। ठीक है, 14 के बाद 2 ऐड करते हैं तो 16 आता है, 16 में 2 ऐड करते हैं तो 18 आता है, 18 में 2 ऐड करते हैं तो 20 आता है, और 20 में फिर से 2 ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए 22 आना चाहिए। और 22 नंबर पे क्या होता है 22 नंबर पे वी होता है, यानी कि ए के बाद क्या आएगा वी, ए के बाद वी ऑप्शन सी में 3 में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन सेकंड भी गलत होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है भाई, सीरीज से ही है। इसमें ये डी है, इसकी नंबरिंग 4 होती है, ई की 5 होती है। अब यहाँ ई की 5 है, जी की 7 होती है, एफ की 6 और आई की 9 होती है, जी की 7 और के की 11 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 3 5 और 7, और उसके बाद क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। बीच में 9 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी है। ठीक है, अब हम पहले और आखिरी को देखेंगे। सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो चुके हैं। यहाँ पे 4 है और ये 5 है, यहाँ 5 और 7 है, यहाँ 6 और 9 है, यहाँ 7 और 11 है। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो 4 और 5 +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, और 7 से 11 पे +4 हो रहा है। तो आगे जो भी होगा उसमें क्या होना चाहिए +5 होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है +5 होना चाहिए। अब जब इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे 4 है, एक छोड़ के 5 है, फिर एक छोड़ के 6 है, फिर एक छोड़ के 7 है, फिर एक छोड़ के क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, और 5 ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए। तो 8 क्या होता है एच होता है, और 13 क्या होता है एम होता है। ठीक है, तो एच और एम कहाँ पे है ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड फिगर अमंग द फॉलोइंग फिगर्स। ये नॉन वर्बल से है। नॉन वर्बल में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो इनकी भी हमें प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, हमें इनमें देखना है कि कौन सा ओड है। अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे क्या है 4 लाइन्स मुझे दिख रही हैं, 4 लाइन से मिलकर के ये जो रेक्टेंगल या जो स्क्वायर है ये बना है। यहाँ पे 5 लाइन से मिलके बना है, ये 5 लाइन से बना है, तो ये 6 लाइन से बना है, ये 3 से बना है, तो ये 4 से बना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी ये 4 से 5 एक ज़्यादा है, ये 5 से 6 एक ज़्यादा है, ये 3 से 4 एक ज़्यादा है, ये 3 लाइन से बना है, और ये क्या दे रखा है ये इन्होंने क्या दिया हुआ है वृत्त दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। तो इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये ओड हो जाएगा और आंसर ऑप्शन 4 इसका सही होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर CUTE क्यूट को कहा जाता है 520213, तो होप को क्या लिखा जाएगा कोडिंग लैंग्वेज में। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, सबसे पहले क्या करना है आपको इनकी नंबरिंग करनी होती है। ये 3 होता है, ये 21 नंबर पे होता है, ये 20 नंबर पे होता है, और ये 5 नंबर पे होता है। तो 3 2 1 2 0 5। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है 3 मुझे दिख रहा है, ठीक है, 21 भी मुझे दिख रहा है, 20 भी मुझे दिख रहा है, और 5 भी मुझे दिख रहा है। यानी कि इसको क्या है इसको उल्टा करके लिखा गया है। पहले 3 को यहाँ लिख दिया, फिर 21 को यहाँ लिख दिया, फिर 20 को यहाँ लिख दिया, और फिर
5 को यहाँ लिख दिया, और इसकी जो ये है ये इन्होंने यहाँ पे इसको लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं होप को देखता हूँ, होप क्या हो जाएगा, होप 8 नंबर पे होता है, ओ 15 पे होता है, पी 16 पे होता है और ई 5 पे होता है। तो इसको अपोजिट करके लिखेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 8 आएगा। तो जो इस ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसको मैच करता है, तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन जो हमने निकाला है इसको मैच कर रहा है। तो इसका आंसर यही ऑप्शन 3 ही होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, और इम्पोर्टेंट भी था काफ़ी। आगे ये देखते हैं, इसमें कुछ साइंस है उनको चेंज किया जाता है, प्लस माइनस प्लस को दिखाता है, प्लस मल्टीप्लाई को दिखाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड को दिखाता है, डिवाइड माइनस को दिखाता है। तो जो माइनस है वो प्लस को दिखाता है, प्लस मल्टीप्लाई को दिखाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड को दिखाता है, और जो डिवाइड है वो माइनस को दिखाता है। तो यहाँ पे 8 - 3 = 12 घटा 7 भाग 8 को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जहाँ पे जो निशान है उनको चेंज करते हैं। सबसे पहले जो माइनस है वो किसको दिखा रहा है, प्लस को, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। जो प्लस है वो मल्टीप्लाई को दिखाता है, जो माइनस है वो प्लस को दिखाता है, और जो डिवाइड है वो माइनस को दिखाता है। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, 8 + 3 × 12 + 7 - 8। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो 12 तिया कितना हो जाएगा, सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 तिया 36 हो जाएगा। अब ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो और इनको ऐड करेंगे तो 43 आता है, इनको ऐड करने के बाद, जो कि ऑप्शन 4 में हमें दिया हुआ है। क्लियर है, काफ़ी आसान था, और काफ़ी आसान होते हैं वही ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। P is daughter of Q while Q and R sister on each other of each other. S is mother of R. If M is son of S, then which of the following statement is correct? P Q की पुत्री है जबकि Q और R एक दूसरे की बहनें हैं। S R की माता है। यदि M S का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले हमें फैमिली ट्री बनाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। P इज द डॉटर ऑफ Q। जो P है, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो फीमेल होती हैं उसको मैं सर्कल के अंदर करता हूँ, और जो मेल होते हैं उसको मैं ट्राइंगल के अंदर लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, P इज द डॉटर ऑफ Q। जो P है वो Q की पुत्री है। जो P है वो पुत्री है, पुत्री है तो फीमेल है, फीमेल है तो मैं उसको सर्कल में करूँगा। जो P है वो पुत्री है Q की, तो Q ऊपर है, जनरेशन अलग अलग है। ठीक है, पीढ़ियाँ अलग अलग हैं, तो मैं Q को ऊपर लिखता हूँ और P को मैं नीचे लिखता हूँ। जबकि Q और R एक दूसरे की बहनें हैं। Q और R ये बहनें हैं एक दूसरे की, तो ये एक ही पीढ़ी में आएंगी, तो बहनें हैं तो फीमेल और फीमेल है, तो दोनों को मैं सर्कल के अंदर पुट करता हूँ। क्लियर। अब जो S इज द मदर ऑफ R, जो S है R की माता है। जो S है वो माता है, किसकी माता है, तो फीमेल है तो सर्कल में। अगर वो R की माता है तो वो Q की भी माता होगी। ठीक है, दोनों की माता होगी वो। अब आगे देखते हैं। यदि M S का पुत्र है, इफ M इज द सन ऑफ S, जो M है वो पुत्र है। पुत्र का मतलब मैं इसको ट्राइंगल के अंदर पुट करूंगा। ठीक है, किसका पुत्र है, M S का पुत्र है, तो यानी कि M R का भी भाई है और Q का भी भाई है, और जो Q है वो M की बहन है और R भी M की बहन हो जाएगी। तो इनमें से मुझे ये बताना है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं। तो S Q का भाई लिखा हुआ है, क्या S Q का भाई है? नहीं, S तो माता है Q की, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। M Q का चचेरा भाई है, M जो है वो क्या चचेरा भाई है? नहीं, वो तो उसका रियल ब्रदर है, कजन नहीं है, वो क्या है, रियल ब्रदर है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। M P का मामा है, जो M है वो P का मामा है, तो यहाँ पे ये इसकी मदर है, और Q का भाई कौन है? मदर का भाई क्या होता है? मामा होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसको भी देखते हैं तो Q M का मामा है, जो Q है वो M का मामा कहाँ हो सकता है? वो तो Q तो बहन है M की, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है। एक क्वेश्चन और करते हैं। देयर आर 5 फ्रेंड्स, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल एंड राजेश। Mohan is the tallest, Satish is shorter than Kishore but taller than Rajesh. Anil is little shorter than Kishore but little taller than Satish, who is taller than Rajesh but shorter than Anil. ठीक है भाई, यहाँ पे जो सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश 5 मित्र हैं।
इसमें ये बोलता है सतीश किशोर से छोटा है। जो सतीश है, यहाँ पे सतीश मैं लिख देता हूँ, सतीश किससे छोटा है? वो किशोर से छोटा है, लेकिन राजेश से लंबा है। जो सतीश है वो किशोर से छोटा है, बट जो सतीश है वो राजेश से लंबा है, तो हम राजेश को हम यहाँ ऐसे लिखेंगे। अनिल किशोर से छोटा है। जो अनिल है वो किशोर से छोटा है। जो किशोर से छोटा कहाँ होगा, यानी कि किशोर से नीचे ही आएगा, बट हमें ये नहीं पता कि ये अनिल है वो सतीश और राजेश से छोटा या बड़ा है, तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं। लेकिन सतीश से थोड़ा लंबा, अगर सतीश से लंबा है तो ये सतीश से ऊपर ही आएगा, ठीक है, तो हम इसको अनिल को यहाँ लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा कौन है? राजेश से लंबा और अनिल से छोटा कौन है भाई? ये दोनों के बीच में कौन है? ये दोनों के बीच में सतीश ही तो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सतीश इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है भाई, हु इज टोलर देन राजेश? राजेश से लंबा सतीश है, बट शॉर्टर देन अनिल, और अनिल से छोटा कौन है? वो भी सतीश ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सतीश। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3 different position of the same dice are shown. What will be the number on the face opposite to the side having 1? एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। एक वाली भुजा के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? हमें एक का अपोजिट बताना है। कुल मिलाकर के बात ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें इसमें 1 कॉमन देखना होता है। कोई भी 2 डाइस आपको देखने हैं और इनमें आपको एक नंबर ऐसा देखना चाहिए जो सिर्फ एक है दोनों में ही। अगर मैं पहले और दूसरे की बात करता हूँ डाइस की, इसमें 1 3 5 है और इसमें 4 6 5 है, तो दोनों में मैंने कहा ना अभी एक ही कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है, वो क्या है? 5। वो कोई कॉमन नहीं है और सब क्या है? अलग अलग है। तो हमें जो कॉमन होता है वो देखना होता है। इसके बाद हमें क्या करना है? जो कॉमन होता है पहला डाइस और दूसरा डाइस, जो पहले डाइस का 5 है वो हम यहाँ लिखेंगे और जो दूसरे डाइस का 5 है हम वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम या तो क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, बात एक ही है, आंसर हमेशा एक ही आता है। तो मैं यहाँ से क्लॉकवाइज चलता हूँ तो 5 के बाद क्या दिख रहा है मुझे? 1 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 के बाद 1 लिख दूंगा। और यहाँ 1 के बाद क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 के बाद 3 लिख देता हूँ। इसके बाद 5 के बाद क्या है? 4, तो 5 के बाद 4 लिख दिया। और 4 के बाद क्या है? 6 है, तो यहाँ 4 के बाद 6 लिख दिया। ये क्या आते हैं? एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। अगर 3 का अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट 4 है, तो 5 का अपोजिट क्या होगा? कौन सी संख्या बची? 2 बची, तो 5 का जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा? वो होगा 2। हमें क्वेश्चन में किसका अपोजिट पूछा था? हमें क्वेश्चन में अपोजिट पूछा था 1 का, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसमें 1 का पूछे, 3 का पूछे, 5 का पूछे, 2 का पूछे, अगर हमें ये वाली चीज़ पता है तो हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर आया वो आंसर आया हमारा 4। अगर मैं ये बोलता हूँ मैं इसको नहीं लेना चाह रहा, मैं पहले को और तीसरे को लिखना है, ठीक है, मैं अगर पहले को और तीसरे को लेना चाह रहा हूँ तो इसमें मुझे देखना है कि कॉमन कौन सा है। तो यहाँ 1 3 5 है, यहाँ पे 1 3 5 है और यहाँ पे 2 3 4 है, तो इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है। देखो यहाँ पे भी 3 है, सिर्फ 1 कॉमन देखना है, और यहाँ पे भी 3 है। अगर तो मैं जो पहला डाइस है और जो तीसरा डाइस है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे 3 है, वही क्लॉकवाइज चलते हैं। 3 के बाद क्या दिख रहा है? 5। मैं यहाँ पहले डाइस के लिए 3 लिख लेता हूँ और तीसरे डाइस के लिए भी 3 लिख देता हूँ। तो 3 के बाद 5 है, तो मैं 3 के बाद पहले डाइस में 5 लिख देता हूँ। और 5 के बाद क्या दिख रहा है? 5 के बाद 1 दिख रहा है, तो मैं 5 के बाद यहाँ 1 लिख दूंगा। ठीक है, अब जो थर्ड डाइस है इसमें 3 के बाद क्या दिख रहा है भाई? 3 के बाद 2 है, तो मैं यहाँ 3 के बाद 2 लिख दिया। और 2 के बाद क्या दिख रहा है? 4, तो मैंने 2 के बाद यहाँ 4 लिख दिया। अब अपोजिट देख ले, 1 का अपोजिट क्या है? 4, यहाँ पे भी 1 का अपोजिट 4 था। यहाँ 5 का अपोजिट क्या है? तो यहाँ पे भी 5 का अपोजिट 2 था। और क्या बचा? 3, 3 और 6, यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो हम कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी डाइस हम उठा सकते हैं, सिर्फ हमें 1 कॉमन देखना है। किसी भी डाइस में आप 1 कॉमन देखिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। जैसे आप सेकंड और थर्ड से देखना चाहते हैं तो इसमें को क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे मुझे 4 और यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो आप ऐसे ही 4 4 के हिसाब से करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, सेम हर कंडीशन में। क्लियर है भाई? ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिले और जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने काफ़ी कुछ सीखने को मिले, जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे और आपकी नौकरी लगे, आप हमें दुआएं दें। ठीक है, तो
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी लर्निंग टू ऑल। बाय।